चुनाव 2024 शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां कई बातों के जरिए जनता के बीच पहुंच रही हैं। वो जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि वो उनके लिए बेहतर है, वो पार्टी बेहतर है, वो चेहरे बेहतर हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एक जाना पहचाना चेहरा, जानी पहचानी शख्सियत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, किन बातों के जरिए लोकसभा चुनाव इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। भूपेश जी, ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, नया परिणाम निकल कर आया है और ठीक उसके बाद लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। आपने विधानसभा चुनाव में कई मुद्दों के जरिए जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि कांग्रेस बेहतर है, हम बेहतर हैं। बावजूद इसके जनता ने बीजेपी की सरकार बना दी। अब किन मुद्दों के जरिए आप 2024 के रण में जा रहे हैं और जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब पार्टी तो कांग्रेस ही बेहतर है, भूपेश बघेल ही प्रदेश में बेहतर है? यहाँ तक के 2023 के चुनाव, विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दल आए थे। भ्रम फैलाया गया और भ्रम जाल में आम जनता फंस गई। रिजल्ट आने के बाद आम जनता बिल्कुल भौचक है कि रिजल्ट कैसे आया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, सभी को लगा कि ये रिजल्ट तो नहीं आना था। और इन 3 महीनों में लोगों ने देखा भी है कि जो योजनाएं हम लोगों ने संचालित किया था वो बहुत सारी योजनाएं बंद हो गई है। चाहे भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की कहें तो उसका पैसा मिलना बंद हो गया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो गया, जो गोबर खरीदी हम लोग कर रहे थे वो बंद हो गया। उसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं वो बंद हो गया। अब जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किए थे उसके भी ये लोग सीधा बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि हम तो ठगे गए। दूसरी बात यह है कि जो वादे इन्होंने की थी कि हम गैस सिलेंडर 400 रुपये हम देंगे, बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो महतारी वंदना योजना है वो तो चुनाव समय भी कई विधानसभा में नकदी बांट दिए थे। अभी उसके सरकार बनते दूसरा किस्त मिलेगा। अब महिलाएं बोल नहीं पा रही, लेकिन वास्तविकता तो यही है। अब इस प्रदेश में 3 करोड़ जनसंख्या है, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं, 50 लाख लोग यदि अविवाहित भी हैं तो पर भी 1 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए था। वो 70 लाख के आसपास ही लोगों को, महिलाओं को पैसा दिया, वो भी 1000 रुपया, जबकि सरकार तो दिसंबर में बन गया था। उन महीनों का पैसा ये दे नहीं रहे हैं। और किसानों से कहा था कि भाई हम तो नगद बांटेंगे, पंचायतों में बांटेंगे। फॉर्म भी भरवाए गए थे तत्काल। हाँ, फॉर्म भी भरवाए गए थे, लेकिन मिला तो नहीं। अब जाके आज या कल में ये लोग पैसा देंगे, अंतर की राशि। तो किसान भी एक प्रकार से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ। तो क्या ये मान लिया जाए कि 11 में से फिर क्या बीजेपी 11 ही हार रही है? ऐसा कहना तो कठिन है कि, लेकिन रिजल्ट के बारे में अभी तो निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषणा भी नहीं की है। और उस निर्वाचन आयोग में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते, उसमें केवल 1 बचे हैं, 1 ने इस्तीफा भी दे दिया, कारण भी कुछ नहीं बताया है। तो ऐसे में कब डिक्लेयर होगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अभी तो नई नियुक्तियां भी होनी है, नई नियुक्तियां होना है, फिर डेट डिक्लेयर होना है और प्रबंधन करना है। नया आएगा वो किस प्रकार से प्रबंध करेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए पहले से पूर्वानुमान लगाना कठिन है, लेकिन
ये बात मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। तमाम सारी बातें ये की जा रही हैं क्योंकि धान खरीदी का जिक्र किया जा रहा है। आपने जब विधानसभा में बात की तो पहले 1500 होता था, फिर उसके बाद ये आपने कहा कि हम 2000 और फिर बीजेपी ने 2100 कर दिया। जबकि बीजेपी ये सवाल उठा रही थी कि साहब 1 एकड़ में इतना हो ही नहीं सकता, बाद में उन्होंने 2100 की बात कर दी, 21 क्विंटल की बात कर दी। तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं, इन चीजों के जरिए आपने भी कहा कि भ्रम फैलाया गया है। क्या ये मान लिया जाए कि जब भी बात धर्म की होती है या किसी वर्ग विशेष की होती है तो इस देश में सारे मुद्दे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि देश में इस वक्त राम मंदिर का मुद्दा तैर रहा है और सब जगह आस्था का मामला बना हुआ है और एक जनमानस ये बनाने की कोशिश की गई है, या यूं कहें कि है, या यूं कहें कि कांग्रेस के नेताओं की गलतियां रही हैं कि उन्होंने अपने आप को सांकेतिक तौर पर धर्म विरोधी स्थापित कर लिया है, क्योंकि अगर नहीं किया जाता तो राम मंदिर का जो निमंत्रण है वो ठुकराया नहीं जाता। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, राम के मामले पर, धर्म के मामले? जहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की बात है तो मुद्दे तो हमारे चुराए भाई। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य किसानों को बोनस नहीं देगा। उन्होंने 2 साल के बकाया बोनस की घोषणा उन्होंने की, मतलब यू टर्न लिया। फिर उन्होंने कहा कि 3100 रुपया देंगे, तो जो हम 2500-2600 दे रहे थे तो आखिर हमारी पटरी में आए। तो उसके बिना तो इसकी सरकार तो बनी नहीं। मुद्दा तो वही था, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, इसी पे उनको आना पड़ा। तो यहाँ पे वो कार्ड तो खेले नहीं है। और यदि अपने ही कार्ड पे उनको भरोसा है तो इतने सारे दलों को तोड़ने की क्या जरूरत है। आप देखें किस प्रकार से बिहार में हुआ, फिर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, हिमाचल में क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो ही गया, मध्य प्रदेश में भी क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें चीख चीख के कह रही है कि ये इनको भी अपने मुद्दों पर विश्वास नहीं है। तो जो भी आए सबको भारतीय जनता पार्टी में लगाओ, दागी हो, बागी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप खुद लगाते रहे हों, वो सब बिल्कुल वॉशिंग मशीन में डाले और बिल्कुल साफ चकाचक हो गया। आपके कुर्ते की तरह सफेद चमक। ये एक बड़ा मुद्दा है। ये कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती है, लेकिन तमाम ऐसे चेहरे हैं भारतीय राजनीति के जो कभी दूसरी पार्टी में थे, बीजेपी में आ गए और वो क्लीन हो गए। भूपेश जी, आपके ऊपर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सरकारों ने। विधानसभा जब चल रही थी छत्तीसगढ़ की, मैं भी वहां पर मौजूद था। शायद ही ऐसी कोई योजना हो जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हों और जिसमें जांच की बात नहीं की जाती हो। और अब तो जो बची कुची कुछ चीजें हैं उसमें आप कहने लगे कि इस पे भ्रष्टाचार हुए, जांच की मांग की जानी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का कोई भी अधिकारी, कोई भी राजनेता, कोई भी योजना ऐसा हुआ ही नहीं कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये करी। और विधानसभा में बीजेपी के विधायक भ्रष्टाचार की बात करते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर भरोसा नहीं, इसलिए विधायक समिति से जांच कराई है। तो 3 महीने की सरकार में ही विधायकों का विश्वास उठ गया है। अपने मंत्रियों की काबिलियत पे उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि उनके मंत्री हैं वो अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 3 महीने में ये सिद्ध हो गया कि हाँ अधिकारी राज चल रहा है। तो ये जो आरोप लगाते रहे हैं, एक की भी बात तो बताया भाई, जांच कराए, जांच की। जैसे पीएससी घोटाला हुआ, खूब हल्ला गुल्ला किए, अब सीबीआई जांच है। सीबीआई ने अभी तक किसी को पूछा है, किसी को पकड़ा है? मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई इसको तो बिल्कुल टाइम लिमिट होना चाहिए, कितने दिन के अंदर में वो आरोपी पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ नहीं, सीबीआई दे दिए, मामला खत्म, वर्षों चलेगा। अभी कह देंगे हम तो सीबीआई को सौंप दिया। तो युवाओं को तो ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। यदि इतना बड़ा मुद्दा था और हुआ है, अन्याय नहीं होना चाहिए युवाओं के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। आप जब मुख्यमंत्री थे तो बड़ी तेजी में तमाम एजेंसियां थी, प्रदेश में आती थी, छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पकड़ कर ले जा रहे हैं, फिर तारीख लग रही, तमाम सारी चीजें थी। थोड़ा सुकून है क्या अब आपको? नहीं, अभी भी उसके सरकार बनने के बाद 2 बार ईडी की कार्रवाई हो चुकी, मतलब 2 दर्जन से अधिक छापे पड़ चुके हैं अभी तक के।
और उसके बाद तमाम जो ईडी के जिन मुद्दों को एफआईआर दर्ज किए थे अब सबको एसीबी को दे दिए। हाँ, ये अजीब मामला, एसीबी को ट्रांसफर कर दिए, सारे राज्य की एजेंसियां करेंगी। तो पहले वहां वो लोग गए, वहां पर कोर्ट से रिलीफ लिया, जमानत कराई, अब एसीपी ने कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ। तो ये क्या मामला है? ये समयबद्ध नहीं है या केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? भाई 2021-22 से आईटी ने रेड डाला, 22 से ईडी जांच कर रही है, अब वो थक गए जांच करते करते तो एसीबी को दे दिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बन गई है तो एसीबी को दे दिए। अब एसीबी जांच करेगी, मतलब केवल जांच करना है, रिजल्ट कुछ नहीं आना है। एक चीज है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो घटना नहीं हो पाई जो तमाम दूसरे राज्यों में हुई है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में अगर देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन की बात हुई, शुरुआती दौर में एक संकेत निकल कर आया, सारे नेता एक साथ थे। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदली और ये निकल कर आया कि साहब सारे साथी भाग गए, ममता भाग गई, दूसरे सहयोगी भाग गए, अखिलेश भी नाराज हुए, बाद में गठबंधन हो गया। लेकिन आपको लगता है कि मुद्दों के जरिए कांग्रेस धीरे धीरे जनता से पकड़ खत्म करती जा रही है, उतनी पकड़ बन नहीं पा रही है? देखिए, जो हमारा नेचुरल जो गठबंधन है वो तो बना हुआ है। अब उसमें नीतीश बाबू है, जिसे पलटू राम के नाम से सब जानते हैं। इतने बार पलटी खाए हैं कि भविष्य में कोई नेता इतना पलटी नहीं खाएगा, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनेगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा जाएगा कि मतलब ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो ये तो केवल नीतीश ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन दो गारंटी चल रही है वहां। तेजस्वी पूछ रहे बीजेपी से कि मोदी जी गारंटी दे सकते हैं कि अब नीतीश बाबू नहीं जाएंगे, और नीतीश बाबू मंच से भरोसा दिला रहे कि नहीं अब हम नहीं जाएंगे, हम गारंटी देंगे। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब ये कि वहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं है। और दूसरी बात ये, हरियाणा भी गड़बड़ा गया, हरियाणा भी गड़बड़ है, बता रहे हैं कि सरकार गड़बड़ हो गई है वहाँ। तो स्थिति तो मतलब ये है कि यहाँ से भाग रहे हैं। 2 सांसद अभी उनके कांग्रेस में शामिल हो गए, तो भगदड़ तो वहाँ मची हुई है। दूसरी तरफ ये देखें कि महाराष्ट्र में कितना तोड़फोड़ किए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी से, शरद पवार जी से हमारा गठबंधन है, और डीएमके के साथ भी है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, और दिल्ली में आप पार्टी के साथ, केजरीवाल जी के साथ हैं। तो हमारी गठबंधन में कोई कमजोरी नहीं। जो नीतीश ही आए थे वही भर वापस गए। बस ममता जी के बारे में तो सब दुनिया जानती है ना, लेकिन वो गठबंधन में भी हैं, लेकिन कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ममता जी के बारे में तो कोई पूर्वानुमान कोई नहीं लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता, भारतीय राजनीति में नहीं लगा सकता। लेकिन भूपेश जी, जैसे ये कहा जाता है कि राजनीति आपको जनता की सोच पर होकर निर्भर करनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में जो मुद्दे हैं, जैसे बीजेपी राम मंदिर का एक फैसला निकल कर आया, सीए का फैसला हो ही गया, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ज्ञानव्यापी, भोजशाला, इस तरह के मुद्दे जो कि बड़े जन समुदाय के मुद्दे हैं। बीजेपी में या राहुल गांधी को मंच पर देखते हैं, वो सिर्फ ओबीसी की आरक्षण की बात करते हैं, कहते हैं जिसकी जितनी जाति, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता पकड़ नहीं पा रही। आपको इतना राजनीतिक हैं कि कांग्रेस को थोड़ा अपना पैटर्न बदलने की जरूरत है, मुद्दों को और बेहतर करने की जरूरत है, क्या हो सकता है? क्योंकि लगातार एक निराशा कार्यकर्ताओं में भी देखी जा रही, नेताओं में भी, इसलिए छोड़कर भी भाग रहे हैं। देखिए, राजनीति का उद्देश्य यही है कि अपने अपने जो विचारधारा है उसके माध्यम से जनता की सेवा करना और जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उनको सुविधाएं प्रदान करना, ये उद्देश्य होता है। और कांग्रेस तो हमेशा आम जनता के मुद्दे को लेकर ही लड़ाई लड़ती रही। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या है, और इसको हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब जो इसी कड़ी में जो जाति जनगणना की बात आ रही है, उसका उद्देश्य ये है कि भाई जब तक के किस वर्ग में कौन सी जाति है, जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, आर्थिक स्थिति की बात हो, चाहे राजनीतिक स्थिति की बात हो, उसमें कितना आगे बढ़ा, कितने पीछे रह गए,
अपर क्लास में बहुत सारी जातियां हैं, पिछड़े वर्ग में भी है, एसटी एससी में भी है, बहुत सारी जातियां हैं जो आगे बढ़ गई है, बहुत सारी जातियां वो पिछड़ गई हैं। तो उसका तो अध्ययन होना जरूरी है ना। जब तक कि उसके अध्ययन नहीं करोगे आप, तो आप योजनाएं कैसे बनाओगे? आपके पास योजना बनाने की फिर कोई माध्यम ही नहीं। कांग्रेस तो इतने साल तक सत्ता में रही, अब तक नहीं कर पाई। देखिए, ये तो समय बीतने के बाद ही ये सब स्थिति बनती है ना। ऐसा नहीं कि पहले दिन से वो स्थिति, जिस दिन पहले बात आई कि आरक्षण देना चाहिए, तो उसमें आगे बढ़ के कि यही भारतीय जनता पार्टी उस समय थे नहीं, जनसंघ ने विरोध किया था, है ना। उस समय आरक्षण लागू किया बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी, ये सब मिलकर तो आरक्षण तय किए 10 साल के लिए किए, लेकिन हर सरकार 10 साल बढ़ाती जा रही। अब जो परिस्थिति बनी है आज, जो अब उदारीकरण भी हो गया है, बहुत सारी परिस्थितियां बनी, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारे अलग अलग सरकारों ने काम किया। अब जो स्थिति है उसमें हमको अध्ययन करके देखना होगा। अब जो परिस्थिति बनी तो उसके हिसाब से, समय के हिसाब से मांग करना पड़ेगा ना। पहले से कैसे आप सोच लोगे? ये बड़ा छत्तीसगढ़ को नक्सली मामलों को लेकर कहा जाता है, और आपकी जब सरकार थी तो लगातार आपके ऊपर ये आरोप लगे कि टारगेट किलिंग हो रही है। अब गृह मंत्री खुद विजय शर्मा हैं, लगातार अभी भी हत्याएं हो रही हैं। ये आप इस मामले को कैसे देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब जब रही है तब तब फर्जी इनकाउंटर हुए, आदिवासियों को जेल में ठूंसा गया, और अभी भी ये 3 महीने की सरकार में इतने घटनाएं बढ़ी है। हमारे शासनकाल में तो 3 भाजपा के नेता की हत्या हो गई, तो ये लोग पूरा बहुत बड़ा मामला बना लिए थे। ये तो 3 महीने में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जहाँ तक कि गृह मंत्री की बात है, विजय शर्मा जी की आपने बात की, कल ही मैं कवर्धा गया था, कबीरधाम में गया था। वहाँ पता चला कि 13 हत्या के मामले हैं, 3 महीने में 13 हत्याएं, 2 दर्जन के आसपास बलात्कार की घटनाएं हैं। इतना तेजी से कभी नहीं हुआ था। जुआ, सट्टा, अवैध शराब इतना बढ़ गया, बोलबाला है पूरा, चाहे राजनांदगांव हो चाहे कवर्धा हो, बेतहासा बढ़ा हुआ है। तो ये कानून व्यवस्था की स्थिति तो कबीरधाम जिले में ही ठीक नहीं है, तो बचत प्रदेश की बात तो कह ही नहीं सकते। ये जो आपको चुनाव लड़ाया गया है, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपकी विधानसभा, आपका घर दुर्ग लोकसभा में है, दुर्ग में ही ताम्रध्वज साहू साहब का है, तो आप चले गए राजनांदगांव और वो चले गए महासमुंद। ये प्रयोग क्या है? देखिए, एक बात है कि हालांकि दुर्ग के साथियों ने भी मुझे कहा, नांदगांव के साथियों ने, मतलब वहाँ से जिला के प्रस्ताव हुए, विधायकों के प्रस्ताव हुए, पीसी में भी सिंगल नाम भेजा गया, आप हमारे यहाँ से लड़िए। तो जो प्रस्ताव हमारे साथियों ने दिया उसे हाईकमान ने मान लिया। मैं यहाँ भी से लड़ सकता था, लेकिन लोग बता रहे थे कि आप रायपुर से लड़ना चाहते थे, संकेत देना चाहते थे। नहीं, मैं पहले भी रायपुर लड़ चुका हूँ। अब भाई एक बार कोई मुख्यमंत्री रह जाए 5 साल तक के, तो वो तो फिर प्रदेश में जो अनारक्षित सीट है, मैं तो अनारक्षित में से आऊँगा, तो कहीं भी लड़ा जा सकता है, ऐसी कोई बात तो ही नहीं। तो ऐसे भी देखिए, बोरा जी नांदगांव से लड़े, श्यामा चरण जी महासमुंद से लड़े, है ना। तो अलग अलग जगह से, जोगी जी, उनका तो मरवाही से चुनाव लड़ते, मतलब जीत के आते थे, महासमुंद से लड़े। तो जहाँ से साथी लोग डिमांड करें, जहाँ पार्टी हाईकमान तय करे। अब की बार एक नारा चल रहा है 400 पार। हाँ, बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। राम की बयार चली रही है, आप मानते हैं कि ये सफल होगा? देखिए, 400 पार क्यों चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने का भी बयान आया है, और दूसरा इस मामले में खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी बयान आया है, जो बहुत ही मतलब गहरा संकेत करते हैं। वो कहते हैं हम संविधान में परिवर्तन करना है, इसलिए हमको 400 सीट चाहिए। और कमोबेश बात यही बात खड़गे साहब भी कहते हैं, इनको 400 क्यों चाहिए? इसलिए कि संविधान को ख़त्म कर दें। वो तो आगे बढ़ के यहाँ तक कहते हैं कि ये संविधान में इस प्रकार से बदलाव करेंगे कि 2029 का चुनाव होगा ही नहीं।
यार वो तो बहुत पहले से लगता रहा है, बावजूद जनता जिताती रही है। किसी ने नहीं सोचा था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लोग चर्चा कुछ और कर रहे थे और परिणाम कुछ और निकल कर आए। इसका मतलब पब्लिक को उनकी चीजें पसंद आ रही हैं, वो परिवर्तन करना चाह रहे हैं, पब्लिक मान रही है। वो मस्जिद जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, भले ही फैसला दिया हो, लेकिन वहां मंदिर बन रहा है तो पब्लिक उसको स्वीकार कर रही है। देखिए, आप कहें पब्लिक और लोग में कोई अंतर नहीं है। लोग क्या सोच रहे थे कि यहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी, है ना। अब फिर आप कहते हैं कि उसको पब्लिक, तो पब्लिक और लोग में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। तो क्यों नहीं बन पाई? नहीं बन पाई तो वो तो खोजना पड़ेगा कारण क्या है। ईवीएम को बताते कि ईवीएम में कुछ खेला वेला बताते हैं, कई लोग कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम के खेल से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो सर्वे हो रहे हैं तो उसमें से करीब 60% लोग ईवीएम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र के लिए अलार्मिंग है। जिस माध्यम से मतदान हो रहा हो, जिस माध्यम से सरकार चुनी जा रही हो, और उस माध्यम पे ही लोग शंका की निगाह से देखे, तो उस सिस्टम को बदल देना चाहिए। और यही मांग दिल्ली में वकील लोग भी कर रहे हैं, अनेक राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं कि भाई वीवीपैट है तो उसको आप हाथ में दे दो, निकलती पर्ची उसको बॉक्स में डालने दो, या दूसरा तरीका या बैलेट पेपर से करा दो। राजनांदगांव आपने चुन लिया, पहले सुकून में थे संतोष पांडे, आपके जाने के बाद थोड़ा परेशानी में, माथे पे पसीना है, आपके कारण भी और अपनों के भी कारण। तो ये जो बड़ा संकेत है कि राजनांदगांव ही है और वहीं से संकेत देने चाह रहे हैं। जो अदावत है डॉक्टर रमन सिंह जी की और आपके बीच की, वो सबने देखी, अब आप उनके इलाके में पहुंच गए हैं। तो आप कितनी सीटें छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं राजनांद सहित? भाई, राजनांदगांव में जहाँ तक रमन सिंह की बात है, जब वो मुख्यमंत्री थे, हम लोग विपक्ष में थे, प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम करते थे, तो उनके खिलाफ खूब हमला होता था। उसके बाद हम लोग सत्ता में आ गए तो रमन सिंह खूब हमला करते थे। अब वो इस पद पे पहुंच गए हैं जहां अपन उसकी आलोचना नहीं कर सकते। संवैधानिक पद में विधानसभा का अध्यक्ष है, गरिमापूर्ण पद है, तो उसमें राजनीतिक छीटाकशी करना उचित नहीं है जब तक ऐसी कोई बात हो। तो मैं समझता हूँ कि अब वो जो रमन सिंह जी और हम लोगों के बीच की जो लड़ाई है, मैं विधानसभा में कहा कि खत्म हो गई। भाई उस पद पे बड़ा संकेत दे रहे हैं आप। उस पद में है, जब तक उस पद में है मैं उसकी आलोचना नहीं कर सकता। ये तो पानी डाल रहे हैं आप। भाई मैं तो विधानसभा, वो तो मुझे तुम था कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा नांदगांव से। विधानसभा की शुरुआत में जब सम्मेत हुआ विधानसभा, तभी मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अब तो आप उस जगह में पहुंच गए। पहले तो मैं सोचता था कि 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे, मैं एक ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहूंगा। आपने रहने नहीं दिया, आप भी हो गए, मैं भी हो गया। लेकिन आप ऊपर में पहुंच गए, पद में पहुंचने के बाद मैं आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। और आप भी उस दिमाग में मत रखिए कि मेरे खिलाफ कभी आलोचना करते थे, हमला करते थे। आप कहीं मरहम तो नहीं लगा रहे? नहीं, मरहम नहीं, ये तो प्रजातंत्र, जो देश में की जो व्यवस्था है, और उस पद में यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उसकी अपनी मर्यादा होती है, और उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी भी है और हम लोगों की भी है। ऐसा तो नहीं कि आपकी फोन पे बातचीत भी हो रही हो और आप भी, क्या डॉक्टर साहब आपने इतनी मेहनत की, देखो आपको भी कुछ नहीं मिला, चलिए आइए बैठ के आप साथ जो कब लड़ाते? नहीं, आमने सामने मिल जाए तो बात करना ठीक रहता है। टेलीफोन तो किसी की सुरक्षित नहीं है। CAA क्या कोई संकेत देगा? देखिए, इससे मैं समझता हूँ कि हर नागरिक को ये बताना पड़ेगा, और ये जिस उद्देश्य से लाए हों, हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में ऐसे लोग बहुत हैं जो जिनके पास ये प्रमाण पत्र नहीं होगा, ये प्रमाणित करने के लिए कठिनाई होगी कि वो भारतीय हैं। क्योंकि जिस प्रदेश में 2011 में जनगणना ही पूरा नहीं हो पाया था, जहाँ पूरे आधार कार्ड नहीं बन पाए, तो वहाँ आप कैसे प्रमाणित करेंगे? तो ये परेशानी कर सकती है भारतीयों की। हाँ भाई, अधिकांश लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। जब नौकरी वोकरी लगना होता है तो, या पढ़ाई करना होता है, तब जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो अधिकांश लोगों के पास वो स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 11 में से कितनी और देश में कितनी? देखिए, अभी मैं यही कहूँगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी सीटें आएगी यहाँ, और एनडीए तो अब बैकआउट करेगी।
अच्छा, नीचे जाएगी। नीचे जाएगी। वो जहाँ पहुँचना था वो पहुँच चुके हैं। अब वो और चढ़ने का समय इंडिया गठबंधन का है। अच्छा, वो चढ़ेगा। चढ़े चलिए, तो इंतजार करेंगे, देखेंगे कि 2024 का चुनाव परिणाम क्या होता है। तो आप फिर प्रदेश छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे? प्रदेश तो कभी छूट नहीं सकता। कैसे प्रदेश छूटेगा? अच्छा, क्योंकि विधायक फिर अगर सांसद जीत गए तो विधायक ही छोड़, विधायक ही छूटेगा, प्रदेश तो कैसे छूटेगा? दिल्ली के लोग तनाव में आ जाएंगे। क्यों? पहले पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के तनाव में रहे, अब हम दिल्ली चले जाएंगे तो फिर बड़ा संकेत वहां से भी तो देना है आपको। मेरे से सबसे ज्यादा परेशान तो विपक्ष के लोग ही रहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। और 2024 का चुनाव क्या कहता है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और संकेत देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कहता है ये चुनाव।